पहले के जमाने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहां किसने क्या खर्च किया, किसने क्या चीज लाई और किसने कुछ नहीं किया, इसका कोई हिसाब नहीं होता था। शायद वो इस वजह से भी था क्योंकि तब महंगाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब महंगाई की मार से लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिलीज में भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। आजकल हर कोई सोच समझकर खर्चा करने लगा है, चाहे वो खुद के परिवार में ही क्यों ना हो। हमारे दिलीप और माया भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों नौकरी करते हैं और दोनों घर में हर चीज का हिसाब भी रख कर चलते हैं। माँ जी, ये लीजिए इस महीने का खर्चा, आप गिन लीजिए। तू वैसे भी सब कुछ गिन कर ही तो देती है माया बहू। कभी ज्यादा दिए है क्या आज तक पैसे? अब आप ही ने तो कहा है कि अगले महीने से ज्यादा होंगे पैसे, क्योंकि रवि की भी शादी होने वाली है, इसलिए घर का खर्चा भी बढ़ने वाला है। हाँ, मैंने रवि को भी कह दिया है कि अगले महीने से वो भी ज्यादा पैसे दे। अब घर में 100 चीज़ें होती है, राशन का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ये खाना बनाने वाले की पगार, कितना कुछ है। सबका खर्चा देखना पड़ता है ना। हाँ, अब सब घर में रहते हैं तो सबको देखना ही पड़ता है ना माँ जी। आप ये पैसे गिन लीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ज्योति, मेरा और भैया का टिफिन देना जरा। हाँ भाभी, ये लीजिए। सब कुछ डाल दिया है ना? कुछ बाकी तो नहीं? नहीं भाभी, जैसा आपको पसंद है सब कुछ डाल दिया है। और ठीक है, शाम को खाना बनाकर तुम अपने घर चली जाना। आज मुझे और भैया को आने में लेट हो जाएगा। और सुनो, आज कुछ ना मीठा भी बना देना, ठीक है? जी भाभी, ठीक है। माया और दिलीप दोनों नौकरी करते थे और मिश्रा परिवार में सब लोग बराबर का खर्चा दिया करते थे। हालांकि माया इस मामले में बहुत कंजूस थी, लेकिन उसकी सास के कहने पर आज तक घर का खर्चा सही से चल रहा था। और अब तो रवि की शादी भी होने वाली थी, जिससे और खर्चा होने वाला था। माया, तुम नए कपड़े ले आई? हाँ माँ जी, थोड़े बहुत ले आई, क्योंकि कुछ मेरे पास पहले से पड़े थे, शादी वाले सूट भी पड़े हैं, तो बस थोड़ी बहुत ले आई। पैसे बचाना अच्छी बात है माया, लेकिन कभी कभी खर्चा भी कर लेना चाहिए खुद पे। माँ जी, मुझे ना फिजूल में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। अब बस कुछ ही दिन में रवि की भी शादी हो जाएगी, तो घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। और भी खर्चा है ना? अरे मैं खर्चे की नहीं, घर में एक और सदस्य आने से घर में माहौल अच्छा हो जाएगा, इसकी बात कर रहा था। भाभी, आपको तो सपने में भी बजट ही दिखता होगा, है ना? अब नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम मजाक में भी पैसों की बात करती रहती हो माया। अब चलो, हंसी मजाक बहुत हो गया, शादी की तैयारी में लग जाओ, कल सारे मेहमान भी आ जाएंगे। जी माँ। मिश्रा परिवार की छोटी बहू आ गई थी, वर्षा, जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और सारे मेहमान भी अपने घर को रवाना हो चुके थे। माया भाभी, खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल और रोटी, और साथ में कटलेट और रायता बना दे। ठीक है भाभी। भाभी, मैं सोच रही थी कि अब मैं आ गई हूँ तो खाना मैं ही बना लिया करूँगी, इससे मेरा भी वक्त बीत जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों माया बहू? हाँ सच में, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस के काम से, मैं क्या खाना बनाऊंगी। हाँ तो आज से ही मैं खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी ना मुझे अलग अलग चीज़ें बनाने का शौक है। हाँ तो मैं ज्योति को उसकी पगार देकर कल से मना कर दूंगी आने को। वर्षा के आने के बाद माया ने ज्योति को निकाल दिया, लेकिन उसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा पैसों को लेकर अजीब सा हो गया था। अगर घर में छोटी सी भी चीज आती तो उसका बवाल बनाने लगी थी। अरे ये क्या है, इतने सारे फल कौन लाया है? भाभी, मैं बाजार गई थी ना तो मैं लेकर आई, आप खाकर देखिए तो बहुत मीठे हैं। अरे पर तुम इतने सारे फल लेकर क्यों आई हो वर्षा? तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तुम पैसों को यूं बर्बाद कर रही हो। इसमें बर्बाद क्या किया बहू, फल ही तो लाई है और सबके लिए है, सब खाएंगे, अकेले नहीं खाने वाली वो। तुम क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? हाँ भाभी, और इतने महंगे भी नहीं है ये फल। अरे अब जाने भी दो, अब लाई है तो खा लो तुम। पर अगली बार देखो ऐसे फिजूल खर्चे मत करना वर्षा। जी भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। माया को खर्चे के ऊपर कंट्रोल करने की इतनी आदत हो चुकी थी, उसे लगता था कि उसके अलावा सारे लोग फिजूल खर्चा ही कर रहे हैं। अरे रवि, तेरा पार्सल आया है, लेना जरा। हाँ माँ, बस आया। क्या मंगवाया है रवि तूने फिर से? अरे कुछ नहीं भाभी, वर्षा को अच्छे से चावल चाहिए थे तो कुछ राशन का सामान ही मंगवाया है बस ऑनलाइन। क्या?
ऑनलाइन राशन मंगवाया है? पर क्यों? वो नुक्कड़ पे बंसी की दुकान है ना, उससे क्यों नहीं मंगवाया? भाभी, वो उसके राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन सामान मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्वाद भी। वर्षा, तुम जब से इस घर में आई हो ना, तब से बस खर्चे ही किए जा रही हो। तुम्हें पता भी है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? तुम्हारी वजह से हमारा राशन का बिल आजकल कितना बढ़ गया है। बस भाभी, आप वर्षा से इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने कई बार वर्षा को खर्चे के लिए कहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अरे तुम क्यों बोलने लगे? तुम दो लोगों के लिए भी एक को ही पैसे देने होते हैं। दिलीप और मैं दोनों के पैसे देते हैं और तुम दोनों बस आराम से उसे उड़ाते रहते हो। बस भाभी, अब बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया। आपकी और भैया के टिफिन में बहुत सारी चीजें जाती है, बस इसीलिए ऑनलाइन राशन मंगवा लिया। माया बस कर, अब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ दे। हमारे टिफिन में इतना राशन जाता है कि हम दोनों का खर्चा देना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे टिफिन के लिए सब कुछ सिंपल ही बना देना। मैं भी देखती हूँ कितना राशन बचता है, और इस महीने से मैं महीने का खर्चा नहीं दूंगी माँ जी। ठीक है, तेरी मर्जी। और एक बात मेरी भी सुन ले, तू अब पैसे नहीं दे रही तो तुझे किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं, समझी? चाहे रवि और वर्षा कुछ भी करे, तेरा उनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। माया ने इस महीने से घर का खर्चा बंद कर दिया, और इसे देखते हुए कावेरी ने भी दिलीप और माया का राशन अलग से मंगवा लिया था, जिससे उनका टिफिन बनता था। वर्षा, टिफिन तैयार है क्या हमारा? हाँ भैया, ये लीजिए आपका टिफिन, और ये भाभी का। क्या है आज टिफिन में वर्षा? आलू की सब्जी और रोटी। और कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी ने ही कहा है कि हमारे टिफिन पर खर्चा मत कीजिए, इसलिए इस महीने मैंने तुम दोनों का राशन अलग से मंगवाया है और लिख कर भी रखा है कि तुम दोनों का खर्चा क्या और कैसे हो रहा है। चलिए जी, ऑफिस के लिए हमें देरी हो रही है ना। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब खाओ या आलू और रोटी। खुद तो फंस गई, मुझे भी साथ में घसीट लिया। अरे कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ, मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक यूं ही खा पाती हो। माया ने घर में महीने के कम पैसे देकर सोचा था कि वो अपना फायदा कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो खुद को ही इस जाल में फंसा रही है। उसके टिफिन में जो दो दो सब्जियां, फल, नाश्ता और जूस जाया करता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि ये सब घर के राशन के सामान के साथ आता था। वर्षा, आज खाने में क्या बनाया है रवि और अपने लिए? भैया, मैंने अपनी रवि और माँ जी के लिए बिरयानी और रायता बनाया है। अरे मुझे भी दे दो ना थोड़ी सी बिरयानी। रोज रोज ये सिंपल सा खाना खाकर तंग आ चुका हूँ मैं। हाँ हाँ भैया, लीजिए ना। मैं तो आपको इसलिए नहीं दे रही थी कि फिर भाभी कहती हैं कि बिरयानी पे इतना खर्च कर दिया। अरे माया की बेवकूफ़ी की वजह से ऑफिस में अब सब लोग मुझसे पूछने लगे हैं, तुम्हारी माली हालत तो ठीक है ना? आजकल तुम रूखी सूखी रोटी लाते हो। अब उन सबको क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आता। यही होती है मूर्ख की मूर्खता। माया बहू, तुम्हें ये तो दिख गया कि रवि और वर्षा में से सिर्फ रवि पैसा देता है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ज्योति को हम खाना बनाने के 20,000 देते थे, जो वर्षा के आने के बाद बच गए। और तो और वर्षा बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का राशन मंगवाती थी, जिससे सेहत और जेब दोनों की बचत हो रही थी। मेरी माँ कहती थी कि पैसा खाने के लिए ही कमाया जाता है, और अगर खाने पे आप खर्चा नहीं कर रहे तो आपसे बदनसीब कोई और नहीं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में कंजूसी में अंधी हो गई थी। मुझे बस खर्चा दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा राशन का खर्चा तो हमारे टिफ़िन और नाश्ते में ही होता था। वर्षा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने न जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। अरे कोई बात नहीं भाभी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। क्या मुझे भी थोड़ी बिरयानी मिल सकती है? नहीं, पहले बिरयानी के 200 रुपये निकालो, चलो। क्या तू भी दिलीप, कुछ भी। ये कहानी शिल्पी की है। शिल्पी, जिसे शौक था सफाई का। शिल्पी सफाई को लेकर इतनी वहमी थी कि वो साफ फर्श को कई बार साफ कर देती। शिल्पी की इस आदत से उसकी सास काफी परेशान थी, लेकिन ये आदत छूटे तो छूटे कैसे। एक दिन तो हद ही हो गई।
शिल्पी भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी सास आंगन में गिरी पड़ी है। अरे माँ जी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे बस बहू, ना पूछ। शिल्पी की नजर माँ के पैरों पर पड़ जाती है और वो भागकर वापस अंदर चली जाती है। अरे क्या हुआ बहू, मुझे सहारा तो दे। शिल्पी अंदर से झाड़ू पोछा लेकर आती है और गिरी हुई सास को वहीं छोड़कर गेट और दरवाजे पर लगे कीचड़ के निशान को साफ करने लगती है। ये देखकर शिल्पी की सास काफी नाराज हो जाती हैं, लेकिन कहती भी तो क्या। शिल्पी की ये आदत कम की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। शिल्पी जब सफाई करती तो घर की छोटी मोटी चीजें कहीं ऐसी जगह रख देती कि समय आने पर वो कहाँ रखी है उसे खुद भी याद नहीं रहता। एक दिन शिल्पी का पति। शिल्पी, पिछले हफ्ते मैंने एक किताब खरीदी थी। सोचा था छुट्टी वाले दिन पढ़ूंगा, लेकिन मिल ही नहीं रही है। मैंने बिल्कुल यहीं सामने ही तो रखी थी। अरे हाँ, मैंने देखी तो थी, लेकिन टेबल पर सामने रखी किताब अच्छी नहीं लग रही थी। लोग क्या कहते, इसलिए मैंने उसे अंदर रख दिया। लेकिन अंदर कहाँ रखा ये बस याद नहीं आ रहा है। शिल्पी के पति को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, सब यही तो कहेंगे कि देखो देखो ये कैसे लोग हैं, इनके घर के टेबल पर किताब होती है। पति शिल्पी पर नाराज होकर निकल जाता है। एक दिन शिल्पी और उसकी पड़ोसन के बीच लड़ाई हो जाती है। अरे पागल समझा है, इतना सारा कूड़ा मेरे घर के सामने? हाँ? अरे शिल्पी, ये कूड़ा तुम्हारे घर के सामने नहीं, देखो देखो कितना दूर है। अरे तो मेरे घर के सामने से तो दिख रहा है ना। अरे शिल्पी, बस करो, अब क्या सड़क भी साफ करोगी? तभी वहां शिल्पी का पति आ जाता है। शिल्पी की हंसी उड़ते देख उसे काफी बेइज्जती सी महसूस होती है। वो शिल्पी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। शिल्पी, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि तुम इसके लिए सनकी हो जाओ, ये सही नहीं है। देखो, तुम दूसरे कामों पर भी ध्यान रखा करो। आप ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। ये लोग सफाई को कभी नहीं समझ सकेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तुमसे बहस कौन करे, तुम खाना लगाओ। शिल्पी का पति वहां से चला जाता है। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। शिल्पी झाड़ू लेकर भीगती हुई आंगन साफ करती है। वो बार बार झाड़ू लगाती, बार बार बारिश का पानी आंगन गीला कर देता। लगातार बारिश में भीगने के बाद शिल्पी को जोर का जुकाम पकड़ लेता है। छींकती हुई शिल्पी एक स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ कर रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से गिर पड़ती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती हैं। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे उठाकर बेड पर बिठा देती हैं। माँ, उस दिन आप गिरी थी तो मैं सफाई करने लगी। आज पता चल रहा है कि गिरो तो कितना दर्द होता है। हाय माँ, किसी डॉक्टर को बुला दो, मैं तो दर्द के मारे मर न जाऊं कहीं। हाँ हाँ, बुलाती हूँ डॉक्टर को। इनके शरीर की 4 हड्डियां टूटी है, प्लास्टर तो बंधेगा और कम से कम 3 महीने तक ये उठ नहीं सकती। वैसे ये कर क्या रही थी और गिरी कैसे? डॉक्टर साहब, पूरा दिन महारानी साफ सफाई में लगी रहती है और कहती है सफाई नहीं होगी तो बीमारी हो जाएगी। ओह, लेकिन इस साफ सफाई की बीमारी का तो खैर कोई इलाज नहीं है। राधा घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वालों का रवैया उसके लिए ठीक न था। अरे राधा, क्या हुआ? अभी तक खाना नहीं बना? हाथ जरा जल्दी चला, मेहंदी लगी है क्या हाथों में? राधा मन में सोचती है, दिल तो करता है कि एक तवा खींचकर मारो इस बुढ़िया को। अरे नहीं नहीं, कौन सा ससुर जी दूसरी सास ब्याह कर लाए हैं
जो हाथ में मेहंदी लगा लूंगी। वाह भाई वाह, बड़ी जुबान चल रही है तेरी। दूसरी सास क्यों, मेरा बेटा दूसरी बीवी ना ले आए। ले आएगा तो उसी से खाना बनवा लीजिएगा। तभी वहां राधा की ननद आ जाती है। अरे माँ देखो, मुझे कितनी कूल ऐप मिली है। इसमें क्लास 6 से लेकर 12th के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और IIT जी नीट लेवल तक के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्वेश्चन को क्रॉप करो और 3 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब से कोई भी डाउट हो तो डाउट नट करो। अरे भाभी, जरा वो अपनी वाली इयररिंग तो दे देना जिसमें मैं कटरीना कैफ लगती हूँ। तुम और कटरीना। अरे भाभी, तमीज से बात करो, मैं कटरीना से कम हूँ क्या? और हाँ, आज से अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दीजिए, मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। राधा को गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि शाम को अपने पति से सारी बात कह देगी। शाम को पति आते ही, सुनिए जी, ऐसा नहीं चलेगा। अब पति जो शराब पीकर आया है। ओहो, आप पीकर आए हैं? आपको पता है ना शराब पीना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है? चुप, जब देखो तब पकड़ 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 करती रहती हो। मेरा जो मन करेगा मैं वो सब करूँगा। राधा का तो सब्र का बांध टूट जाता है। वो शाम को ही घर छोड़कर निकल जाती है। रास्ते में अंधेरा हो जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां एक बुढ़िया आती है। बेटी, कुछ खाने को दे दे। हाँ हाँ, मैं कोई संजीव कपूर हूँ ना जो कहीं भी खाना खजाना खोल लूं। अरे चल भाग यहाँ से। बड़ी ही बदतमीज लड़की है। अरे बदतमीज नहीं, सताई हूँ सताई। ससुराल वालों ने कहीं का नहीं छोड़ा। हर बात पर ताने, हर बात पर लड़ाई, बेइज्जती। अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अरे ये ससुराल वाले ना, मैं भी किसी जन्म में बड़ा तंग थी इन ससुराल वालों से। तू एक काम कर, आज से मेरा आशीर्वाद है, तू जिसे जो भी बोलेगी उसके साथ वही होगा। अरे यार, वैसे ही दिमाग की दही बनी हुई है, ऊपर से तेरा ये आशीर्वाद वाला नाटक। जा रही है या फिर करूं तुझे गंजा बुढ़िया? और ये क्या, बुढ़िया तो सच में गंजी हो गई। राधा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हे भगवान, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, तूने मुझे ही गंजा कर दिया। राधा का दिमाग चलने लगता है कि अब वो कैसे कैसे घर वालों को सबक सिखाएगी। वो घर आती है जहां सबसे पहले खड़ी मिलती है सास। ए चलो, खाना खिलाओ। खाना बना बनाकर मेरे हाथ की लकीरें हल्की पड़ गई है। आय हाय, सुनो तो जरा, महारानी बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसके सर पर सिंग लगी है और मैं ना उससे डर जाऊंगी। अच्छा, ये बात? सिंग मेरे नहीं तो क्या, तुम्हारे सर पर लगी है ना, जो मैं डर जाऊंगी तुझसे। और तभी अचानक राधा डर जाती है क्योंकि सास माँ, आपके सर पर सिंग। सास को भी सर भारी भारी लगता है। वो जैसे ही शीशे के सामने खुद को देखती है, डर जाती है। अरे बहू, ये क्या है? भगवान, तेरी काली जुबान, मेरे सर पर सच्ची में सिंग आ गए। ये क्या हो गया? अरे बस बस, ड्रामा बंद करिए अपना, ये 12 घंटे में अपने आप चला जाएगा। ये बोलकर राधा वहां से चली जाती है। अब तक सास समझ चुकी है कि उसकी बहू की जुबान काली है। वो जो बोलेगी वो हो जाएगा। सास अब बहू को खूब मक्खन लगा कर रखती। कभी उसके लिए मैंगो शेक तो कभी उसके सर पर तेल लगाती। घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक दिन ननद राधा की सास से पूछती है। अरे माँ, तुझे हुआ क्या है? पागल हो गई हो जो भाभी की सेवा में लगी रहती हो? हाँ, और बड़े दिन से देख रहा हूँ कि बहू तुम लग रही हो और वो सास। सास अपने बेटे और बेटी को सारी बात बता देती है, जिसके बाद दोनों हंसने लगते हैं।
अरे माँ बस कर, कोई जादुई फिल्म देख ली होगी। अरे माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है 60 आने वाली। तभी वहां राधा आ जाती है और रॉब से कहती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है तुम तीनों के पास, जो यहाँ शीतकालीन सत्र लगाकर बैठ गए हैं। चुप, बिल्कुल चुप। कैसे बात करते हैं ससुराल में, सिखाया नहीं तेरी माँ ने? राधा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। मेरी माँ ने तो क्या सिखाया है क्या नहीं वो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अभी अभी तुम्हारी माँ ने जो सिखाया ना, वो तुमने ठीक से सीखा नहीं है। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुझे मैं अभी पंखे से उल्टा टांग दूंगा। ऐसा ना हो कि कहीं तुमको ही उल्टा टांग दूं मैं। बस ये बोलते ही राधा का पति पंखे से उल्टा लटक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हो गया। अरे माँ मुझे नीचे उतारो। ये कैसे किया राधा तूने? अरे पति हूँ तेरा मैं, नीचे उतारो। बेटा अब समझ में आया क्यों इसकी इतनी सेवा कर रही हूँ मैं। तभी वहां ननद आ जाती है। अरे हाँ, तुमको तो मेरी अलमारी की चाबी चाहिए थी ना? अरे नहीं नहीं भाभी, ये भी कोई बात है क्या? मैं तो आपको अपनी अलमारी की भी चाबी देने आई थी। ये लीजिए चाबी भाभी। राधा खुश हो जाती है। खुशी के मारे वो जोर जोर से हंसने लगती है कि तभी सास उससे कहती है, क्या बात है बहू, इतना क्यों हंस रही है? सब ठीक है ना? आपको क्या लगता है पागल हो गई हूं मैं? हाँ, पागल हूं मैं। बोलिए। अब क्या था? अब तो राधा का आशीर्वाद उसी के लिए श्राप बन जाता है। राधा हो जाती है पागल, और वो भी अगले 12 घंटों के लिए। एक दिन रजनी अपने पति और सास ससुर के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन होगा? रजनी दरवाजा खोलती है तो दंग रह जाती है। उसकी छोटी बहन रश्मि अपने पूरे सामान के साथ वहां खड़ी होती है। अरे रश्मि, तू इस वक्त आने की कोई खबर भी नहीं दी तूने? अरे दीदी, सारी बातें बाहर ही कर लोगी कि अंदर भी आने दोगी? अरे हाँ, अंदर आ, अंदर आ। रजनी के ससुराल वाले रश्मि को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे रश्मि, तुमने फोन पर बता दिया होता, मैं स्टेशन पर लेने आ जाता। जी जाजी, आप स्टेशन लेने आ जाते तो ये जो मैं आपको सरप्राइज देने वाली थी वो कैसे देती? अच्छा किया तुम आ गई। बहू, रश्मि का भी खाना लगा दो। आओ रश्मि बेटा, खाना खा लो। रश्मि के आने से घर में बड़ी चहल पहल हो जाती है। एक दिन रजनी की सास रजनी और रश्मि के साथ मार्केट जाती है। रजनी घर के लिए चद्दर खरीद रही होती है। अरे दीदी, ये तो बड़ा ही बेकार का रंग है। आपके घर में नीला रंग का चद्दर ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी दीवारों का रंग हल्का पीला है ना। अरे वाह रश्मि, तुझे तो कलर कॉम्बिनेशन की बड़ी समझ है। बहू, तू नीली वाली चद्दर ही लेना, और रश्मि तू मुझे साड़ी भी पसंद करा देना बेटा। हाँ हाँ आंटी जी, चलिए। एक दिन रश्मि सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना बहुत पसंद आता है। अरे भाई वाह, इतना अच्छा खाना तो तेरी दीदी भी नहीं बनाती है। हाँ, ये गाजर का हलवा तो इतना स्वादिष्ट बना है, सच में। अरे रजनी, तुम ये हलवा बनाना रश्मि से सीख लेना, वरना ये चली जाएगी तो फिर कहाँ से ऐसा हलवा मिलेगा हम सबको। रश्मि ये सुनकर जल जाती है। उसे रश्मि की तारीफ सुनना राज नहीं आता। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। रजनी को रश्मि का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन रश्मि के हाथ में फिल्म के 2 टिकट्स होते हैं और वो रजनी के कमरे में आती है। रजनी फिल्म के टिकट्स देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह रश्मि, फिल्म टिकट्स! चल चल, अच्छा किया तूने, बड़े दिनों बाद दोनों बहनें फिल्म देखेंगी। अरे दीदी, ये आपके लिए नहीं है, मैं हर जीजा जी जाएंगी ये फिल्म देखने। आप दोनों तो जाते ही रहते हो ना, और हम दोनों भी तो कितनी बार गए हैं।
पर जीजा जी और मैं कभी नहीं गए फिल्म देखने, तो आज तो हम दोनों ही फिल्म देखने जाएंगे। अरे वाह फिल्म, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अरे मेरा कितना मन कर रहा था फिल्म देखने का। देखा जीजा जी, कैसे मैंने आपकी मन की बात जान ली। हूं ना मैं अंतर्यामी। ये रश्मि भी ना कुछ ज्यादा ही होशियार बनती है। मेरे ससुराल में आकर अपनी मर्जी चला रही है। इसे तो घर वापस भेजना ही पड़ेगा। रजनी अपनी छोटी बहन रश्मि के पास आती है। अब रश्मि, तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट हो गए होंगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ओफो दीदी, चली जाऊंगी मैं। वैसे भी आपसे तो मैं पढ़ाई में अच्छी ही हूँ। एग्जाम में लास्ट टाइम पढ़ती हूँ ना, फिर भी आपसे ज्यादा मार्क्स ही लेकर आती हूँ। देख, मुझसे बहस मत कर और जो कहा है वैसा कर। तभी वहां साहिल आ जाता है। अरे भाई, ये सुबह सुबह दोनों बहनें किस बात पर बहस कर रही हैं? देखिए ना जीजा जी, दीदी मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अरे नहीं नहीं, अभी तो आई हो, थोड़े दिन और रुक कर ही जाओ। रजनी को समझ में नहीं आता कि रश्मि को कैसे अपने घर वापस भेजे। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने घर पिताजी को फोन लगाती है। हेलो बेटा रजनी, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, ठीक तो है। बस क्या हुआ बेटा, कोई बात हो तो बताओ मुझे। पापा, मेरा और साहिल का ना अगले हफ्ते का घूमने जाने का प्लान था। अब रजनी अचानक से आ गई है। हमारे टिकट्स भी बुक हो गए हैं। अब हम खुद से उसे कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसे ये हॉलिडे वाली बात बताकर भी फायदा नहीं है। उसे बुरा लगेगा कि वो ऐसे आगे बिना बताए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ही उसे वापस बुला ले, कोई ना कोई बहाना करके, जो आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं उसे बुला लेता हूँ। और ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहेगी, टेंशन मत कर, ठीक है बेटा? रजनी फोन रखती है और खुश हो जाती है। अगले दिन रश्मि अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है। अरे क्यों जा रही हो रश्मि? कुछ दिन और रुक जाओ। नहीं जीजू, पापा ने बुलाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है रश्मि, फिर आती रहना। हाँ। रजनी वहां से चली जाती है। थैंक यू पापा जी।